प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नारायणलाल माली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भीलवाड़ा, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के आयुक्तालय द्वारा निर्धारित जुलाई माह के पाठ्यक्रम में से प्रथम बिंदु प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पर हमने पिछले 2 वीडियो में चर्चा की थी। आज ये तीसरा वीडियो भी इतिहास के स्रोत के बारे में ही है। पहले हमने साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण पर चर्चा की थी। आज हम पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा करेंगे। उत्खनन के द्वारा हमें जो अवशेष प्राप्त होते हैं या विभिन्न अभिलेख, मुद्राएं और स्मारक यत्र तत्र जो बिखरे पड़े हैं, उन सब का अध्ययन पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत किया जाता है। इनको हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं: अभिलेख, मुद्राएं और स्मारक। अभिलेख साहित्यिक साक्ष्यों से ज़्यादा प्रामाणिक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें बदलाव नहीं हो सकता है। अभिलेखों में पाषाण शिलाएं, स्तंभ, ताम्रपत्र, दीवारों पर खुले हुए राजकीय आदेश, मुद्राओं एवं मूर्तियों पर उत्कीर्ण हमें विभिन्न प्रकार के लेख मिलते हैं, जिससे हमें तत्कालीन समय की प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध होती है। सबसे पहला अभिलेख जो मिला है वो मध्य एशिया में बोगुजकोई नामक स्थान पर मिला है, जिसे बोगुजकोई अभिलेख के नाम से जानते हैं। ये 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है। इस अभिलेख में हितनी और मितनी जातियों के बीच जो संधि हुई थी, उस संधि के गवाह के रूप में प्राचीन वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। तो प्राचीन वैदिक देवताओं के सबसे प्राचीन उल्लेख इस बोगुजकोई अभिलेख में मिलता है। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य इत्यादि का उल्लेख इस संधि पत्र के गवाहों के रूप में बोगुजकोई अभिलेख में हमें प्राप्त होता है। इसके बाद फारसी साम्राज्य के जो अभिलेख है वो भारतीय सीमाओं में कुछ मिले हैं, मगर अशोक के काल से ही हमें नियमित रूप से अभिलेख मिलना शुरू होते हैं। अभिलेखों की महत्ता का अनुमान हम इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रसिद्ध इतिहासकार देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने केवल अभिलेखों का सहारा लेकर के ही अशोक का इतिहास लिख दिया। इतिहास निर्माण में अभिलेख बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये राज्यों की सीमा का निर्धारण करते हैं। जैसे जिन जिन इलाकों में ये अभिलेख मिले हैं वो उस विशेष शासक के क्षेत्र में सम्मिलित माना जाता है, क्योंकि वो अन्य शासकों के राज्यों में तो अभिलेख लगाने से रहा। शासकों के विजय अभियान की जानकारी ये अभिलेख प्रदान करते हैं। जैसे समुद्र का प्रयाग स्तंभ लेख उसके विजयों की जानकारी देता है। प्रशासनिक संगठन एवं अधिकारियों के नाम भी इन अभिलेखों में मिलते हैं। राजाओं द्वारा प्रजा के कल्याण के लिए जो कार्य किए गए थे वो भी उन्होंने इन अभिलेखों पर उत्कीर्ण करवा दिए थे। इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा शासकों की रुचियाँ, उनके धर्म इत्यादि से संबंधित जानकारी भी हमें इन अभिलेखों से प्राप्त होती है। अभिलेखों के अतिरिक्त कुछ अभिलेखों को प्रशस्तियों के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें किसी शासक विशेष के बारे में जानकारी मिलती है।
महत्वपूर्ण जानकारी, अधिकांश जानकारी उसी शासक विशेष या वंश के बारे में होती है। सहायक रूप में जरूर उसके विजय अभियानों में किस शासक उसने पराजित किया, ये जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। कलिंग के शासक खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख उसकी विजय अभियानों के बारे में जानकारी देता है, मगर यह उसके धर्म की जानकारी भी उपलब्ध करवाता है। हाथी गुफा अभिलेख में हमें वर्णन मिलता है कि कलिंग के शासक खारवेल ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था और नंद शासक जो जिनकी मूर्ति उठा ले गए थे कलिंग से, उसे खारवेल ने पुनः प्राप्त किया था। इससे यह भी अनुमान लगाया जाता है कि कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म को मानने वाला था। शुद्ध संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख हमें मिलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। यह मौर्य काल से लेकर के गुप्त काल तक की जानकारी देने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपाल द्वारा बनाई गई सुदर्शन झील के टूट जाने पर शक शासक रुद्रदामन द्वारा अपने निजी धन से इसकी पुनः मरम्मत का हमें उल्लेख मिलता है। गुप्त शासक स्कंदगुप्त द्वारा इस झील के पुनर्निर्माण का भी उल्लेख यह जूनागढ़ अभिलेख करता है। समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ अभिलेख वैसे अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है, जो कि उसके सांदी विग्रहिक हरिसेन की रचना है और तिलक भट्ट उसका उत्कीर्ण करता था। यह समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध करवाता है। नासिक गुहालेख सातवाहन शासक पुल्लुमावी की विजयों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख भी उसकी विजयों की जानकारी देता है। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख चालुक्य शासकों की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हर्ष की दक्षिण भारत में एक प्रकार से कहें हम उसकी असफलता की जानकारी ऐहोल अभिलेख देता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने सकलोतरापतनाथ हर्ष को दक्षिण भारत में आगे बढ़ने से रोक दिया था। रवि कीर्ति ने इसकी रचना की थी ऐहोल अभिलेख की। भोज का ग्वालियर अभिलेख हमें गुर्जर प्रतिहारों के विजय अभियानों, विशेष तौर से मिहिर भोज के संबंध में हमें जानकारी उपलब्ध करवाता है। चोल शासक परांतम प्रथम का उत्तर मेरूर अभिलेख चोलों के स्थानीय स्वशासन पर प्रकाश डालता है। हर्ष का मधुवन व बंसखेड़ा अभिलेख उसके प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय व्यवस्थाओं के बारे में हमें जानकारी देता है। इसी प्रकार स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख हमें उसके काल में हूणों के आक्रमण की जानकारी उपलब्ध करवाता है। ये सारे अभिलेख राजकीय अभिलेख कह सकते हैं हम इसको, जो शासकों द्वारा लिखवाए गए थे। इसके लिए हमें जो पहला घेर सरकारी अभिलेख मिलता है वह बेसनगर विदिशा में यवन राजदूत हेलियोडोरस का अभिलेख है, जिसे बेसनगर अभिलेख कहा जाता है। यह दूसरी शताब्दी ईस्वा पूर्व में हमें भागवत धर्म के प्रचलन की जानकारी देता है। उस समय कृष्ण की पूजा प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त मूर्तियों पर जो हमें अभिलेख मिले हैं उसमें एरन से हूण शासक तोरमाण का एक वराह प्रतिमा पर
खुदा हुआ अभिलेख मिला है जो उसके शिव धर्म का शिव का अनुयायी होने का प्रमाण देता है। इसके अतिरिक्त मुद्राएं भी हमें इतिहास निर्माण में काफ़ी सहायता करती है। मुद्राओं के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, यानी यह पुरातत्व की वह शाखा जिसके तहत हम सिक्कों या मुद्राओं का अध्ययन करते हैं। जेम्स प्रिंसेप को, जिसने अशोक के अभिलेखों का अध्ययन किया या पहली बार पढ़ा था, उसको भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक माना जाता है। मुद्राएं या सिक्के हमें तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी उपलब्ध करवाती है। यदि किसी एक स्थान से ज़्यादा सिक्के मिलते हैं तो वह स्थान उस शासन के राज्य के अंतर्गत ही माना जाता है जिससे उसकी मुद्रा मिली है। इस प्रकार ये शासकों के राज्य की सीमा का निर्धारण भी करती है और ये विभिन्न प्रकार की जानकारी हमें उपलब्ध करवाती है। जैसे योधेय शासकों के सिक्कों पर कार्तिकेय लिखा हुआ मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर परम भागवत लिखा हुआ मिलता है, जिससे गुप्तों के वैष्णव धर्म का अनुयायी होने का पता चलता है। विमकटफिसेज के सिक्कों पर महेश्वर शब्द लिखा हुआ मिलता है, जो कि उनके शैव धर्म का अनुयायी होने का सूचक है। गणेश जय मालव और योधेय सिक्कों पर मिलता है, इससे उनके गणतांत्रिक शासन पद्धति की जानकारी हमें उपलब्ध होती है। चंद्रगुप्त के व्याघ्र प्रकार के जो सिक्के हैं वो उसकी शकों पर विजय के सूचक है। समुद्रगुप्त के वीणा प्रकार के सिक्के उसके संगीत में उसकी रुचि को बताते हैं। सिक्कों से या मुद्राओं से हम उस राज्य की समृद्धि का भी पता लगा सकते हैं। यदि किसी शासक के सिक्कों पर मिलावट है तो उसके आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने का सूचक है। जैसे गुप्त काल में स्कंदगुप्त के सिक्कों, सोने के सिक्कों में मिलावट पाई गई, जिससे उस काल में व्यापार वाणिज्य की कमज़ोर स्थिति का अनुमान होता है। सिक्के हमें नगरीकरण के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। गाँवों की अपेक्षा नगरों में सिक्कों या मुद्राओं का ज़्यादा लेन देन होता था, तो ये हमें नगरीकरण पर भी प्रकाश डालते हैं। हमें सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिलते हैं, जो उस काल की व्यापारिक समृद्धि की जानकारी देते हैं। इन सिक्कों का ज़्यादा मिलना, कि व्यापारिक लेन देन में सिक्कों का ज़्यादा प्रयोग होता है, सिक्कों का अधिक मात्रा में मिलना वाणिज्य और व्यापार की उन्नत स्थिति का संकेत है। सातवां शासक यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज का अंकन मिला है हमें, जो कि सातवां काल में सामुद्रिक व्यापार पर प्रकाश डालता है कि समुद्र मार्ग से भी व्यापार होता था। इस प्रकार सिक्के हमें राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पक्ष के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। सिक्कों पर लेख लिखवाने का व्यवस्थित कार्य सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने भारत में किया था। इससे पहले हमें 600 BC से पूर्व के जो सिक्के मिलते हैं, उन सिक्कों पर किसी प्रकार के लेख नहीं होते थे और वो सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे, जो कि चांदी के चौकोर, गोल, षटकोण टाइप के बिना आकार, प्रकार और तौल के होते थे, जिन पर विभिन्न पौधों या पेड़ों की आकृतियाँ एक प्रकार से
प्रिंट होती थी या उत्कीर्ण होती थी, वो सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं जिन्हें हम पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं। तो सिक्कों के बाद पुरातात्विक स्रोतों में तीसरा बिंदु जो हम ले सकते हैं वो है स्मारक। स्मारकों में हम इमारतें जिनमें राजमहल, सामान्य प्रजाजनों के आवास, मंदिर, मूर्तियाँ इत्यादि को ले सकते हैं, जो विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध करवाती है। जैसे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमें 5000 वर्ष पुरानी सिंधु सभ्यता का पता चलता है, और अन्य स्थानों सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों की खुदाई से हम उनके नगरीय जीवन, हम उनके सामाजिक जीवन एवं उनके आर्थिक पक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, तो उत्खनन में हमें जो स्मारक या अवशेष मिलते हैं उन्हीं के आधार पर हम उनकी संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अंतरजी खेड़ा की खुदाई से भारत में लोहे के प्रयोग का हमें ज्ञान मिलता है। दक्षिण भारत में पांडिचेरी के पास अरिकमेडु की खुदाई से हमें रोमन सिक्के, बर्तन, दीप स्तंभ इत्यादि प्राप्त होते हैं, जिससे यहाँ किसी रोमन बस्ती या रोमन व्यापारियों के रहने का हमें प्रमाण प्राप्त होता है, और इसको एक बंदरगाह भी साबित करता है। पाटलिग्राम एवं कुम्हरार की खुदाई से मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। कोसांबा की खुदाई से वत्स नरेश उदयन का राजप्रसाद एवं घोषित राम नामक बिहार का पता चलता है। ये सारी चीज़ें हमें उत्खनन से प्राप्त होती है, खुदाई से प्राप्त होती है, जिससे हम उस काल की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद मंदिर है। मंदिर हमें गुप्त काल में काफ़ी बड़ी मात्रा में मिलते हैं, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, नचना कुठार का मंदिर, और दक्षिण भारत में तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर हमें 10वीं-11वीं शताब्दी में स्थापत्य कला की उन्नत दशा का ज्ञान करवाता है। खजुराहो तथा उड़ीसा से जो हमें मंदिर प्राप्त होते हैं वो भी हमें उस काल की स्थापत्य कला के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायक है। इसके अलावा अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, इनसे जो चित्र हमें मिले हैं वो भी तत्कालीन मानव जीवन, उनका पहनावा, उनके आभूषण, उनके मनोरंजन के साधन इत्यादि पर प्रकाश डालते हैं। भारत ही नहीं, विदेशों से भी हमें अनेक स्मारक प्राप्त होते हैं, जैसे जावा का बोरोबुदुर स्तूप है, जो कि जावा में बौद्ध धर्म
के प्रचलन का प्रमाण है। कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर ये एक विष्णु मंदिर है जो कि कंबोडिया में भारतीय संस्कृति या हिंदू संस्कृति के प्रचलन को प्रकट करता है। इस प्रकार साहित्यिक स्रोतों से, विदेशी यात्रियों के विवरण से और पुरातात्विक स्रोतों को मिलाकर हम प्राचीन भारत के इतिहास का निर्माण करते हैं।